नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। रसायन और उर्वरक पर संसद की स्थायी समिति ने उर्वरक पर रिपोर्ट पेश की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2017 से 21 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का परफॉर्मेंस ऑडिट प्रस्तुत किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति के संशोधित मसौदे का अनावरण किया। महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति ने जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं रिपोर्ट पेश की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया। नवीन औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2023 के संशोधन के मुताबिक अनुसंधान विशेष रूप से दवा परीक्षण में जानवरों के उपयोग को बंद किया जाएगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रसायन और उर्वरक पर संसद की स्थायी समिति ने उर्वरक पर रिपोर्ट पेश की है। समिति ने कई टिप्पणियां की हैं और उन पर सिफारिशें भी प्रस्तुत की हैं। समिति ने ये कहा है कि सभी प्रमुख उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है, इसलिए सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है और इसके लिए ये कहा गया है कि सभी हितधारकों के परामर्श से उर्वरक सब्सिडी योजना, जिसमें कि यूरिया और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना शामिल है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और इससे इसकी कमियों को दूर किया जा सकेगा। दूसरी टिप्पणी ये है कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर उर्वरकों की कमी के कारण जरूरत का 30% यूरिया, 100% म्यूरेट ऑफ पोटाश और 60% डायमोनियम फॉस्फेट का आयात किया जाता है। इसको दूर करने के लिए सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र की उर्वरक उत्पादक कंपनियों में निवेश को सुविधाजनक बनाकर उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। समिति ने बजट आवंटन और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण मूल्य में उतार चढ़ाव पर भी बात की। इसके लिए समिति ने ये भी सिफारिश की है कि केंद्र सरकार को उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि के प्रभावों को दूर करने के लिए खरीद नीति में सुधार लाना चाहिए। साथ ही उर्वरकों और कच्चे माल के आयात के लिए दीर्घकालिक अनुबंध करने चाहिए। समिति के मुताबिक उर्वरक सब्सिडी में अनियमितताएं देखी जा रही हैं, जैसे कृषि की बजाय अन्य उद्यमों में उपयोग, कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया गुणवत्ता जैसी आदि। इसके लिए औचक निरीक्षण की सिफारिश की गई है और उसके लिए एक केंद्रीय निगरानी तंत्र विकसित करने की जरूरत है। और गैर कृषि उद्देश्यों में उपयोग किए जाने वाले यूरिया के लिए एक अलग टैरिफ कोड का निर्माण किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा है कि मृदा परीक्षण की कमी है। विभाग को जिला और ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम उपाय करने चाहिए। जीएसटी में विसंगति पर यह कहा गया है कि उर्वरकों पर जीएसटी दर 5% है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर जीएसटी 18% है। उर्वरक से संबंधित कच्चे माल पर जीएसटी की दर कम की जानी चाहिए। और आइए बात करते हैं कैग की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2017 से 21 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का परफॉर्मेंस ऑडिट प्रस्तुत किया। एनएसएपी को 1995 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं आदि को सामाजिक सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2017 से 21 के दौरान 4.65 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया है। संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना डेटा को अंतिम रूप देने के बावजूद भी लाभार्थियों की पहचान बीपीएल सूची के आधार पर की जाती है। हालांकि इस योजना का लक्ष्य सार्वभौमिक कवरेज है, लेकिन इसे मांग संचालित मोड में लागू किया जा रहा है। वहीं वित्तीय प्रबंधन के बारे में कैग रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अन्य मंत्रालय की योजनाओं के संबंध में प्रचार के लिए इस कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि में से 2.83 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कई राज्यों में मानदेय, भुगतान, मजदूरी आदि जैसे अस्वीकार्य मदों पर व्यय किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के कार्यान्वयन की अगर हम बात करें तो इस पर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पात्र लाभार्थियों की पहचान और पेंशन की मंजूरी में देरी हो रही है। योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी सुविधा की कमी है, जिसके कारण कभी अधिक भुगतान और कभी कम भुगतान की स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कोई राज्य स्तरीय निगरानी समिति नहीं है। इसके अलावा कई राज्यों में समय समय पर समीक्षा, सोशल ऑडिट और संबंधित उपचारात्मक कार्रवाई की कमी है। रिपोर्ट में और भी कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना चाहिए। अनियमित पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की कई उपयोजनाएं भी हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक
लाभ योजना, जिसमें कि प्रमुख आय अर्जक की आकस्मिक मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, और अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इसमें खाद्य सुरक्षा दी जाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति के संशोधित मसौदे का अनावरण किया। ये नीति आधुनिक डेटा संग्रह और सूचना के समय पर प्रसार की दिशा में एक रोड मैप तैयार करने का प्रावधान करती है। ये आधिकारिक सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। UNFPOs को भारत ने 2016 में अपनाया था। UNFPOs ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों की उच्च स्तर की स्वतंत्रता का पक्ष समर्थन किया है। साथ ही आधिकारिक सांख्यिकी के 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों को सूचीबद्ध भी किया है। संशोधित नीति की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि विश्वसनीय और समयबद्ध सामाजिक और आर्थिक सांख्यिकी की कमी है। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए एक साझे मानक की कमी है। आधिकारिक सांख्यिकी जारी करने के लिए बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का उपयोग करके डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना जरूरी है। इस मसौदा नीति के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया है कि मोस्पी यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नेतृत्व में एकीकृत डेटा प्रणाली का निर्माण किया जाए। ये राष्ट्रीय और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर अलग अलग डेटा उत्पादक प्रणालियों के बीच अंतर संचालनीयता को सक्षम करेगा। इसके लिए एक ऑनलाइन वेब रिसोर्स बनाया जाएगा। प्रशासनिक सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा। ये सरकार की लागत को कम करने, सर्वेक्षण त्रुटियों को समाप्त करने आदि में सहायक होगा। मुख्य आधिकारिक सांख्यिकी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कोर सांख्यिकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका सटीक और समय पर जारी होना आवश्यक है। 8 डोमेन में कोर सांख्यिकी की एक सूची तैयार की गई है। ये है राष्ट्रीय आय, उत्पादन और सेवा क्षेत्रक बजटीय लेन देन। भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में ये कहा गया है कि अप टू डेट और व्यापक आधिकारिक सांख्यिकी आर्थिक और सामाजिक नीतियों को तैयार करने, उनकी निगरानी करने और उनका आकलन करने में मदद करती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 2006 में किया गया था। ये सांख्यिकीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति ने जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं रिपोर्ट पेश की। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक जनजातीय महिलाएं कुपोषण, उच्च शिशु मृत्यु दर तथा मलेरिया, तपेदिक जैसे संचारी रोगों से पीड़ित हैं। समिति द्वारा इस संबंध में कई मुख्य पर्यवेक्षण किए गए हैं। मातृ मृत्यु दर जैसी जनजातीय स्वास्थ्य स्थितियों पर एक अलग डेटाबेस का अभाव है। मातृ मृत्यु दर यानी मदर मोर्टेलिटी रेट MMR एक निश्चित अवधि में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या है। प्रभावी उपचार की कमी की वजह से जनजातीय समुदायों में सीकल सेल रोग का प्रसार ज्यादा है। जनजातीय महिलाओं का कम आयु में विवाह होने से जल्दी गर्भधारण और अन्य आम स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसके अलावा प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल सुविधाओं की भी कमी है। इस संबंध में समिति ने ये सिफारिशें की हैं कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातियों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य डेटा तैयार करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग करना चाहिए। साथ ही इस डेटा में लड़कियों, विविध आयु समूह की महिलाओं आदि के लिए अलग अलग वर्गीकरण किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य पोर्टल को पोषण ट्रैकर जैसे अलग अलग सरकारी डेटाबेस से जोड़ा जाना चाहिए। सीकल सेल डिजीज के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही अस्पतालों में इसकी विशेष शाखा स्थापित की जानी चाहिए और जनजातीय बालिकाओं की स्कूल में शिक्षा जारी रखने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा स्कूल न जाने वाली बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए। अन्य संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें तो रेल मंत्रालय ने जनजातीय गौरव कॉरिडोर लॉन्च किया है। ये जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रेल अवसंरचना को मजबूत करने और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर लक्षित है। ये पहल आर्थिक व्यवहार्यता, जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने, वैकल्पिक मार्ग और सामाजिक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया। इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज एक खुली चुनौती प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोगों और डेवलपर्स को एक स्वदेशी वेब ब्राउजर बनाने के लिए सशक्त बनाना है। इस वेब ब्राउजर का अपना ट्रस्ट स्टोर होगा। इसमें कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज यानी CCA इंडिया रूट सर्टिफिकेट मूल रूप से शामिल होगा। ये ब्राउजर क्रिप्टो टोकन का उपयोग करके दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की क्षमता की परिकल्पना करता है। इससे सुरक्षित लेन देन और डिजिटल अंतरक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। ब्राउजर के ट्रस्ट स्टोर या रूट स्टोर में प्रमाणन प्राधिकारियों की एक सूची होती है जिनके प्रमाण पत्रों पर विश्वास किया जा सकता है।
वर्तमान में गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स जैसे शीर्ष ब्राउजर अपने रूट स्टोर में CCA को शामिल नहीं करते हैं। इस कारण डिजिटल प्रमाण पत्रों या सिक्योरिटी सॉकेट लेयर SSL प्रमाण पत्रों के लिए भारत विदेशी संस्थाओं के रूट्स द्वारा जारी SSL सर्टिफिकेट्स पर निर्भर है। CCA को MIT के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत नियुक्त किया गया था। CCA केवल सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को ही प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके बाद सर्टिफाइंग अथॉरिटीज आगे संस्थाओं को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करता है। सर्टिफाइड अथॉरिटीज की पहचान और सत्यापन के लिए सिक्योरिटी सॉकेट लेयर ने IT अधिनियम के तहत रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की है। डिजिटल हस्ताक्षर एक डिजिटल प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित एक हस्ताक्षर है। ये किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करता है। SSL प्रमाण पत्र डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं। ये वेबसाइट की पहचान को प्रमाणित करते हैं और एनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रदान करते हैं। इसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी व्यक्ति, सिस्टम और डिवाइसेस को प्रमाण पत्र जारी करती है। डिजिटल प्रमाण पत्र धारक की पहचान का सत्यापन करता है और सर्टिफिकेट अथॉरिटी का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा स्थापित करता है। साथ ही ये एन्क्रिप्शन या डिजिटल हस्ताक्षरों की सुविधा के लिए धारक की पब्लिक की उपलब्धता कराता है। अगली खबर मेडिसिन विभाग से संबंधित है। नवीन औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2023 में एक संशोधन अनुसंधान में जानवरों के उपयोग को बंद किया जाएगा। हालिया संशोधन शोधकर्ताओं को गैर पशु और मानव प्रासंगिक तरीकों का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है, जैसे कि 3D ऑर्गेनॉइड्स यानी मिनी ऑर्गन। ये एक मिलीबार आकार की त्रिआयामी कोशिकीय संरचनाएं हैं जो शरीर के विशिष्ट अंगों की नकल हैं। ऑर्गेन्स ऑन चिप ये माइक्रो इंजीनियर्ड बायोमिमेटिक सिस्टम है जो मानव उत्तक की संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं को दर्शाता है। इसके अलावा इस संशोधन के मुताबिक कंप्यूटेशन के एडवांस तरीकों पर ध्यान दिया गया है, जैसे बायोप्रिंटिंग और इंकजेट आधारित बायोप्रिंटिंग। बायोप्रिंटिंग से जैव सामग्रियों, कोशिकाओं और जैव अणुओं से युक्त त्रिआयामी संरचनाएं बनाई जाती हैं। इंकजेट आधारित बायोप्रिंटिंग डेस्कटॉप इंकजेट प्रिंटर्स के साथ पारंपरिक इंकजेट प्रिंटिंग प्रक्रिया पर आधारित बायोप्रिंटिंग का एक प्रकार है। यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भी ऐसी पहलों को प्रस्तावित किया है जो ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगी, जिनमें शोध के लिए जानवरों का उपयोग शामिल नहीं हो। वर्तमान में दवा परीक्षण में पहले चरण के रूप में कृंतक और गैर कृंतक यानी कैनाइन और प्राइमेट जीवों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप दवा विकास की प्रक्रिया में बड़ी विफलता का सामना करना पड़ता है। प्रयोगशाला में विकसित पशु प्रजातियां किसी दवा के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया को पूरी तरह से नहीं दर्शा पाती हैं। इसके अलावा इससे जानवरों के जीवन के अधिकार के उल्लंघन जैसे नैतिक मुद्दे भी उत्पन्न होते हैं। मनुष्य अधिक जटिल प्राणी है। दवाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं अक्सर उम्र, लिंग जैसे कारकों के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकती हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। रायसीना डायलॉग समकालीन भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र मुद्दों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है। ये वैश्विक समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श करता है। इसका नाम रायसीना पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। इस पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन और अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इसे 2016 से नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसे विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक स्वतंत्र थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण मार्च 2023 में आयोजित किया गया था। इस संस्करण की थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। अगला टॉपिक है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए संशोधित समय सीमा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनियों की IPO लिस्टिंग की समय सीमा 6 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी है। इसे T+6 की जगह T+3 कर दिया गया है। IPO का मतलब है प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना। ये कंपनियों के लिए धन जुटाने के सबसे बड़े स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के नाम से जाना जाता है। सेबी का नया कदम IPO जारीकर्ताओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा, साथ ही निवेशकों को भी पूंजी और तरलता तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा। संशोधित T+3 दिन की समय सीमा 1 दिसंबर 2023 से अनिवार्य हो जाएगी। रेलवे की वित्तीय स्थिति पर कैग रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट में उच्च परिचालन अनुपात पर ध्यान दिया गया है। भारतीय रेलवे का परिचालन अनुपात 107% है।
इसका मतलब है कि 2021 से 22 के दौरान रेलवे को 100 रुपए कमाने के लिए 107 रुपए खर्च करना पड़ा है। ऐसा पेंशन निधि के लिए अधिक आवंटन के कारण हो रहा है। साथ ही घाटे में भी काफी कमी हुई है, जैसे कि माल ढुलाई से प्राप्त संपूर्ण लाभ का उपयोग यात्री किराए पर क्रॉस सब्सिडी देने के लिए किया गया है। इसके अलावा बजटीय समर्थन और बजट से इतर संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता, नकद लेन देन जारी रखना जैसी कुछ समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। इसके लिए कैग ने सिफारिशें की हैं कि धन का उपयोग किफायती रूप से करना चाहिए, अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल यानी पुष्प पोर्टल। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पुष्प पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सीजन में पीक डिमांड के दौरान बिजली की ज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विद्युत वितरण कंपनियां ब्लॉक टाइम या दिन या महीने के आधार पर पोर्टल पर अपने अधिशेष विद्युत के आंकड़े दर्शा सकेंगी। जिन डिस्कॉम्स को बिजली की जरूरत है वे अधिशेष बिजली की मांग कर सकेंगे। इस डिस्कॉम्स पर फिक्स कॉस्ट का बोझ कम होगा और उपलब्ध उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। फिक्स कॉस्ट एक तरह का खर्चा है जो कि बिक्री या उत्पादन की मात्रा बढ़ने या घटने पर नहीं बदलता है। अगला टॉपिक है जायद तलवार अभ्यास। ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। इस वर्ष ये दुबई के पोर्ट रशीद पर आयोजित किया जाएगा। अगला टॉपिक है मत्स्य 6000। भारत ने एक मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की है। ये समुद्रयान मिशन का हिस्सा है। समुद्रयान मिशन व्यापक डीप ओशन मिशन का एक भाग है। इस पनडुब्बी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई ने विकसित किया है। ये पनडुब्बी गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज और जैव विविधता आकलन के लिए 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सकती है। इसमें सामान्य ऑपरेशन के तहत 12 घंटे और मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक जल के भीतर रहने की क्षमता है। अगला टॉपिक है बेलेम घोषणा पत्र। अमेजन सहयोग संधि संगठन ACTO के सदस्य देशों ने बेलेम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बेलेम ब्राजील का एक शहर है। ACTO एक अंतर सरकारी और सामाजिक पर्यावरणीय संगठन है। इसका गठन अमेजन सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करके किया गया है। ACTO के सदस्य हैं बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। बेलेम घोषणा पत्र में निर्णय प्रक्रिया में देशज लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसमें निर्वनीकरण के खिलाफ अमेजन गठबंधन शुरू करने के प्रति प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। हालांकि सदस्य देश अमेजन वर्षा की सुरक्षा के लक्ष्य पर सहमत नहीं हो सके हैं। अतिथि पोर्टल। इसे केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया है। अगला टॉपिक है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नहीं की गई है और वर्ष 2023 के लिए नामांकन भी रोक दिए गए हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट मूल अथवा अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए दिया जाता है। ये जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृहीय विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके लिए 45 वर्ष की आयु तक का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और अनुसंधान के कार्यों में संलग्न है, अप्लाई कर सकता है। साथ ही भारत में कार्यरत विदेशी भारतीय नागरिक, OCI और भारतीय मूल के व्यक्ति भी इसके लिए पात्र हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के संस्थापक निदेशक थे। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। भूमध्य सागर। हाल ही में प्रवासियों को ले जा रही एक नाव भूमध्य सागर में डूब गई। मेडिटेरियन सी एक अंतर महाद्वीपीय सागर है। ये पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ है। ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसके तटवर्ती देशों में शामिल हैं। यूरोप में पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें तो स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस तथा साइप्रस। और एशिया की अगर हम बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण तक तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल से घिरा हुआ है।
अफ्रीका महाद्वीप में पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को हैं इसके किनारे पर, और तटवर्ती शहर हैं एथेंस, हाइफा, तेल अवीव, बेरूत, वेनिस और रोम। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर और स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। मरमरा सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है। ये बास्फोरस जल संधि के माध्यम से काला सागर से और डारडेनिल्स जल संधि के माध्यम से एजियन सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर की जलवायु आर्द्र शीतकाल तथा गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल वाली है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। भूमध्य सागर के भीतर सीमांत सागर हैं एजियन सागर, आयोनियन सागर, एड्रियाटिक सागर और मरमरा सागर। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।